गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सबसे पहले आपको संस्कृत भाषा पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी को यह ज्ञात होगा कि संस्कृत क्या है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संस्कृत एक भाषा का नाम है। जब आपने ये जाना कि संस्कृत एक भाषा है तो फिर अब आपको ये जानने की आवश्यकता होगी कि आखिर भाषा किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले आप जानेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा यानी भाषा किसे कहते हैं। आपको ज्ञात होगा कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को स्वयं आत्मसात करता है, स्वयं ग्रहण करता है। समझ गए होंगे भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण करता है। तो बच्चों, अब आपको जानने की आवश्यकता होगा कि जो भाषा है, इस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। वर्ण या अक्षर, चाहे आप वर्ण कहें या अक्षर कहें, एक ही बात है। वर्ण और अक्षर दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हैं। आइए अब जानेंगे हम कि वर्ण किसे कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न किया जाए वर्ण किसे कहते हैं तो आप बता सकेंगे कि ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसी वर्ण की परिभाषा को दूसरे शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि मुख से निकलने वाले सूक्ष्मतम ध्वनि को, मुख से निकलने वाली सूक्ष्मतम ध्वनि यानी सबसे छोटी ध्वनि को जब हम वर्ण के रूप में चिन्ह के रूप में अंकित करते हैं तो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। मुख से निकलने वाली सबसे छोटी से छोटी ध्वनि को जब चिन्ह के रूप में अंकित करते हैं, लिखते हैं, तो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाषा के विद्वानों के द्वारा जितने भी मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं उन सबके चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। माना कि किसी के मुख से जैसे ध्वनि निकलती है का, तो आप जानते हैं कि का चिन्ह इस प्रकार से अंकित किया जाता है। अगर किसी के मुख से ध्वनि निकलती है माँ, तो आप जानते हैं कि माँ का चिन्ह इस प्रकार से अंकित किया जाता है। अगर किसी के मुख से ध्वनि निकलती है ला, तो आप जानते हैं कि ला का चिन्ह इस प्रकार से अंकित किया जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तीन यहाँ पर वर्ण लिखे हैं, का, माँ और ला। जब इन तीनों को मिला दिया जाता है, एक साथ उच्चारण किया जाता है, तो इसको हम कमल उच्चारित करेंगे और ये जब कमल बोलेंगे तो यह एक शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं या अक्षर किसे कहते हैं। अब इसके बाद में बच्चों जानने की आवश्यकता होगी कि जो वर्ण होते हैं ये सब मिलकर के वर्णमाला का स्वरूप देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो आप बता सकेंगे वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला किसे कहते हैं आप बताएंगे, किसी भाषा में निश्चित तथा क्रमबद्ध वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा में निश्चित तथा क्रमबद्ध
वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में और निश्चित संख्या में होते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्णमाला में दिए गए जितने वर्ण हैं उनको क्रमबद्ध ना लिखा जाए, इधर उधर लिख दिया जाए तो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। उदाहरण के लिए आप सभी जानते होंगे अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला ए से जेड तक कुल 26 वर्ण होते हैं और इन वर्णों को जब क्रम से लिखा जाता है ए बी सी डी, इस प्रकार से ए से जेड तक जब लिखेंगे तो वह वर्णमाला कहलाएगी। अगर हम इनका क्रम परिवर्तित कर दें, ए के बाद डी लिखते हैं, फिर एम लिखते हैं, फिर जे लिखते हैं, जेड लिखते हैं, इस प्रकार से अगर लिखा जाएगा तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगी, यह वर्णमाला की परिभाषा गलत होगी। तो आप जानेंगे कि हिंदी भाषा की वर्णमाला है, इसमें जो निर्धारित वर्ण होते हैं आज से ज्ञान तक उनकी संख्या मालूम होगी आपको। कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला की परिभाषा आपको बताई गई, किसी भाषा में निश्चित तथा क्रमबद्ध वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और इनका निश्चित जो क्रम होता है वो बहुत महत्व रखता है। जैसे बच्चों आपने सुना होगा फूलमाला, आपने सुना होगा बच्चों फूलमाला। तो इसको आप देखिए उदाहरण के रूप में इसको समझाना चाहेंगे। जैसे एक टोकरी में बहुत सारे फूल रखे हों, फूलों का तो समूह है, लेकिन अगर आप पूछा जाए क्या उन फूलों के समूह को हम फूलमाला कह सकते हैं? नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। अगर उन्हीं फूलों को आप में से किसी को उठाने के लिए बोला जाएगा तो आप जब फूल टोकरी से उठाएंगे तो फूलों की संख्या आपके हाथों में अनिश्चित होगी। हाथ के आकार के आधार पर, छोटे बड़े आकार के आधार पर कम या ज्यादा फूल आएंगे, लेकिन वही टोकरी के फूल जब एक एक करके क्रमशः एक सुई और धागे में प्रयोग करके और गांठ लगा दी जाती है तो वह फूलों का एक निश्चित समूह हो जाता है, क्रमबद्ध समूह हो जाता है। उन्हीं फूलों को अब हम पुष्पमाला कह सकते हैं। और अगर वही फूल टोकरी में फिर से रख दिए जाएं और किसी भी बालक से ये कहा जाए कि आप टोकरी में रखे हुए फूल उठाएं तो कहीं भी पकड़ करके आप उठाएंगे सारे फूल एक साथ उठ जाएंगे, क्योंकि उनका एक निश्चित क्रम होगा, क्रमबद्ध समूह हो जाएगा, तब हम उसको फूलमाला कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णमाला के जब निश्चित और क्रमबद्ध समूह बद्ध वर्ण लिखे होते हैं तभी वो वर्णमाला कहलाती है। आइए बच्चों हम जानेंगे कि वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे आप वर्णों के प्रकार, देखेंगे बच्चों वर्णों के प्रकार। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आप बता सकते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? स्वर या अज, व्यंजन या हल। नंबर 1 में आप कह सकते हैं स्वर या अज। वर्णों के प्रकार में पहला प्रकार आपको देखना स्वर या अज, और दूसरा जो प्रकार होता है वो कहलाता है व्यंजन या हल। व्यंजन को ही हल भी कहते हैं। इस प्रकार से आप जान रहे हैं कि वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, स्वर या अज, व्यंजन या हल। आइए बच्चों अब इसके बाद आप जानेंगे कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि स्वर या अज किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है वे स्वर या अज वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है वे स्वर या अज वर्ण कहलाते हैं। इसको आप दूसरे ढंग से भी परिभाषित कर सकेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वे स्वर या अज वर्ण कहलाते हैं। इसी परिभाषा को तीसरे ढंग से परिभाषित कर सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से निकलने वाली ध्वनि के मार्ग में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है उसे वर्ण अक्षर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई अवरोध माना होता है, रुकावट या बाधा। जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है वे वर्ण स्वर या अज कहलाते हैं।
स्वर की परिभाषा जानने के बाद अब आपको बच्चों जानना होगा स्वर के प्रकार। देखेंगे कि स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आपने स्वर की परिभाषा को जाना, स्वर के जो प्रकार होते हैं, इसके जो भेद होते हैं, इसकी चर्चा अगले दिनों में। धन्यवाद।